शादिब साहब, आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद मुल्क की सियासत के मुस्तकबिल पर ही बात हो रही है, तो पंजाब में लग रहा है कि अभी सियासी कशमकश खत्म नहीं हुई है। और अगर ये ज़ीशान बख्श का बताना कि मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात साहब की तरफ से उन 10 अरकान या 9 अरकान से राबता किया जा रहा है कि वो वापस आ जाएं या परवेज़ इलाही की हिमायत छोड़ दें, तहरीक इंसाफ की हिमायत छोड़ दें, तो क्या वहाँ पेचीदगी सियासी तौर पर बढ़ती नजर आ रही है और यही वजह हो सकती है कि मुस्लिम लीग काफ से कोई भी वजीर काबीना में शामिल नहीं किया गया है? देखिए, अभी तक तो कोई कार्ड्स ऐसे है नहीं। हालांकि नून लीग इस बात का बार बार इजहार करती है कि अगर इन्होंने सारे के सारे लोग जितने हैं 186 उनकी काबीना नहीं बनाई तो हम फिर अपना काम शुरू कर देंगे दूसरे तीसरे दिन से, वरना हमें 2-3 महीने लगेंगे इस हुकूमत को गिराने में। मगर मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त तक कोई तैयारी है ऐसी। हमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी नज़र आया। अभी तक परवेज़ इलाही साहब अगर वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ के वोटों के ज़रिए हैं तो वो बाकायदा तौर पर मौजूद हैं। नून लीग सिग्नलिंग ज़रूर करेगी और ज़ाहिर उससे इंस्टेबिलिटी आएगी। परवेज़ इलाही साहब को कोई ऐसा खतरा नज़र आता है, राब्ते ज़रूर हो रहे हैं, पैगामात भी ज़रूर भिजवाए जा रहे हैं, मगर जाहिर है ये जो कुछ हुआ है वो अदालती फैसलों के ज़रिए हुआ है। अदालती फैसलों के ज़रिए जो कन्फ्यूजन हुआ 63 के ज़रिए वोट काउंट ना करना, उस सब के ज़रिए हुआ है। तो इसके मसाइल तो अपनी जगह पर रहेंगे, क्योंकि सियासत को सियासी तौर पर हल नहीं होने दिया अदालतों ने। गई सियासी जमातें थीं, मगर उसके बाद जो अदालतों ने फैसले दिए हैं वो उन्होंने कन्फ्यूजन जो पैदा की है, तो ये मामला जाहिर है एक इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तानी सिस्टम में रखेंगे। ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, साजिद साहब, कुछ बातें और कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए मकाफात अमल है? अब वो दूसरी जमातों पर इल्ज़ामात लगाती थी, अब उसके ऊपर खुद जो इल्ज़ामात लगे उसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन में कर दी गई। फिर उमर चीमा साहब से इस नशियात में बात हो रही थी, उन्होंने कहा एक बात तो तय है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत ही वाज़ेह है, यानी उसमें अगर वो इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जो फ़ौरन फंडिंग से मुतालिक था या ऐसी फंडिंग जो किसी गैर मुल्की हुकूमत ने की हो, तो फिर कोई दूसरी बात भी ऐसी नहीं जो तहरीक इंसाफ के हक़ में गई हो। जो ममनुआ फंडिंग है उससे मुतालिक कहा कि ममनुआ फंडिंग ली तहरीक इंसाफ ने। फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक ये कहा, इमरान खान से मुतालिक कि उन्होंने जो फॉर्म 1 जमा करवाया वो गलत था। तो इसमें तहरीक इंसाफ के हक़ में कौन सी बात जाती है, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और ये कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो इलेक्शन हारे तो तनकीद करती ही है, लेकिन वो इलेक्शन जीते तो भी वो तनकीद ही करती है। तो अब इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी वो अपनी कामयाबी का दावा कर रहे हैं। आज देखिए, जो भी स्पिन देने की कोशिश करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात तय है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जब फैसला आएगा, और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को वेलकम किया था उन्होंने, तो साबित हो जाएगा कि सबसे ट्रांसपेरेंट फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, पाकिस्तानियों से करती है, इंडिविजुअल से करती है और बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से करती है। आज जो फैसला आया है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस पर जश्न मना रही है या फिर इसको स्पिन देने की कोशिश कर रही है। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गिल्ट डिटरमिन हुआ है। सज़ा नहीं अनाउंस की गई है, मगर गिल्ट डिटरमिन हुआ है कि आपने ममनुआ ज़राए से फंडिंग हासिल की है। उसमें से 1 अरब रुपए की फंडिंग की आप ना सोर्स बता पाए हैं, ना आपने कोई तफसीलात दी हैं। 350 कंपनी से आपने फंडिंग ली है, हालांकि पाकिस्तान के कानून में मुमानियत है कि आप वो फंडिंग नहीं ले सकते हैं। जब तक ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी जुनेद, और जब तक इलेक्शन कमीशन में प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो एक बात सामने नहीं आई थी, और वो थी फाइनेंशियल टाइम्स में साइमन क्लार्क की स्टोरी। ये बात तो मान गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के $2.1 मिलियन उन्होंने आरिफ नकवी से लिए हैं और वुटॉन क्रिकेट से लिए हैं, मगर यह नहीं पता था कि आरिफ नकवी ने वो पैसे कहां से लिए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली ये थी कि वो फंड्स जमा किए गए थे और अबराज ने या फिर आरिफ नकवी की वुटॉन क्रिकेट ने सिर्फ और सिर्फ उन फंड्स को पाकिस्तान में ट्रांसफर करने का काम किया था। फंड्स इकट्ठे हुए पाकिस्तानियों से, ट्रांसफर कर दिए वुटॉन क्रिकेट ने पाकिस्तान में। यह पता चला हमें फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी से कि पाकिस्तानियों से फंड इकट्ठे नहीं हुए थे। इसमें से अबराज ने अपने पैसे दिए हैं और $1.2 मिलियन जो हैं वो दुबई के शहरी जो इस वक्त वजीर है शेख नयान, उनकी तरफ से आए हैं। तो अब जब आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अभी तक का जो गिल्ट डिटरमिन हुआ है उसमें यह हकायक शामिल नहीं थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं। आगे बाकी चीजें भी साबित कर देंगे। अगर आगे प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो इस बात को वो कैसे साबित करेंगे कि आपने एक कंपनी से, जो कि फॉरेन कंपनी है, $2.1 मिलियन ले लिए, उस कंपनी ने $1.2 मिलियन दुबई के एक शेख के आपको दे दिए। ये इस बात को कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? और ये एक जो बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये डिफेंस लेती है कि जी ये तो 2012, 13, 14 के मामला थे, हमें क्या पता था कि आरिफ नकवी साहब पर इतने बड़े इल्जाम लग जाएंगे। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ टेक्निकल मामलात हैं और ऐसा नहीं है कि किसी के पैसे ज़ाया हो गए, छोटे मोटे इल्जामात के तौर पर वो आरिफ नकवी के ऊपर इल्जामात को शो कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आरिफ नकवी के ऊपर बहुत बड़े इल्जामात हैं। साइमन क्लार्क जो कह रहे हैं कि मैंने 22 साल तक फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर तहकीकात की हैं, मैंने इतना बड़ा स्कैंडल और इतने बुरे मामलात किसी भी कंपनी के अपनी तारीख में नहीं देखे हैं। 2012-13 में इमरान खान साहब को नहीं पता होगा, 2018-19 में तो इमरान खान साहब को पता चल गया था ना। तो फिर जब हीथ्रो एयरपोर्ट पर आरिफ नकवी साहब अरेस्ट होते हैं
तो जो दो लोगों के वो नंबर देते हैं कि इनसे रब्ता किया जा सकता है, उनमें एक इमरान खान साहब का नंबर क्यों निकलता है? और उनकी गिरफ्तारी के बाद एफिडेविट दिया गया है आरिफ नकवी साहब का, जो कि झूठा एफिडेविट साबित हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो गिरफ्तारी के बाद आप उसी शख्स का एफिडेविट क्यों इस्तेमाल करते हैं? और इल्ज़ाम छोटा नहीं है, आपने वो पैसे $1 अरब जो कि अस्पतालों की तामीर के लिए आपको दिए गए थे, कल साइमन क्लार्क ने बताया कि आपने वही पैसे इधर उधर कर दिए, आपने वो सैलरीज में, बोनसेस में दे दिए। बिल गेट्स के पैसे, और बिल गेट्स कोई छोटी शख्सियत नहीं है, गेट्स फाउंडेशन सारी दुनिया में पोलियो को खत्म करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है, पाकिस्तान में पोलियो को खत्म करने में बड़ा किरदार है। खुद इमरान खान साहब उनके बड़ा शुक्रिया अदा कर चुके हैं, उन्होंने जो अस्पताल बनाने के लिए पैसे दिए आपने इधर उधर कर दिए। और इतना बड़ा इल्जाम है कि अगर आप अमेरिका एक्स्ट्राडाइट होते हैं तो स्टोरी में लिखा है कि आपको 291 साल की सजा हो सकती है। और देखिए फखर दुरानी की जुनैद साहब एक स्टोरी आई थी और उसमें उन्होंने बताया था कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जो नाम दिए हैं कि ये हमारे डोनर्स हैं, उसमें शौकत खानम के डोनर्स के भी नाम दे दिए हैं। उस वक्त उन्हें बड़ी गालियां पड़ी, उनके खिलाफ भरपूर किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ, गलीज किस्म का फखर दुरानी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। और तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि जी ये तो शौकत खानम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर अब जो बात सामने आई है वो साइमन क्लार्क कह रहे हैं कि वो लोग हैरान रह गए जिन्होंने इस फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत की थी कि हमने तो चैरिटी कॉजेज के लिए की थी, हमें नहीं पता था कि एक सियासी जमात को पैसे जाने हैं। तो ये कितना बड़ा जुर्म है कि आप चैरिटी के नाम पर फंड रेजिंग करते हैं। और जाहिर खान साहब को लोग पैसे देते हैं, खान साहब का एक नाम है, उन्होंने डिलीवर करके दिखाया एक अस्पताल में, मगर वही पैसा आप अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी तो ये डिटेल्स जो हैं, अगर आइंदा प्रोसीडिंग होती है जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम सारे का दिफा कर लेंगे, तो इस सब ने तो हिस्सा बनना है सारे मामले का, तो फिर क्या होगा आगे जाके? शाहज़ेब खानज़ादा हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, दीगर सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही हैं इमरान खान साहब पे, और वो ये करार दे रही हैं इस फैसले के नतीजे में कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है बल्कि इमरान खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है उनके फॉर्म 1 के झूठा करार दिए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जबकि तहरीक इंसाफ अपनी कामयाबी का इजहार कर रही है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। मज़हर अब्बास साहब, देखिए, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। मैं सुबह से सुन रहा हूँ तहरीक इंसाफ के लोगों को, फवाद चौधरी साहब हों या फर्रुख हबीब हों। मेरा ख्याल है इस केस का अगर फैसला आप पढ़ें तो तहरीक इंसाफ का दिफा बहुत कमजोर नजर आता है। ये फैसला अगर आप देखें, ये उनका वाहिद दफा ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के भी जांच पड़ताल की जाए और वो फैसला सामने ला जाए, वो तो बात बनती है। लेकिन अगर आप देखें और 3 कवानीन को देख लें तो आपको नजर आता है इस फैसले को पढ़कर कि उस कवानीन पे अगर चाहे वफाकी हुकूमत तो बहुत सख्त कार्रवाई कर सकती है। आप जो है पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 देख लें, आप इलेक्शन एक्ट 2017 देख लें, आप पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट देख लें, उसमें वाज़े क्लॉजेस मौजूद हैं और उन वाज़े क्लॉजेस की खिलाफ वर्जी इस फैसले में नजर आ रही है कि इस फैसले में तहरीक इंसाफ ने जिस तरह डोनेशंस कलेक्ट की, जिस तरह उनका कंट्रीब्यूशन आया, तो फॉरेन नेशनल्स के हवाले से, और वो फॉरेन नेशनल्स पाकिस्तानी समझिए फॉरेनर्स के हवाले से है, मल्टीनेशनल कंपनीज के हवाले से है, उस पर वाज़े तौर पे क्लॉजेस मौजूद हैं। अब वफाकी हुकूमत इस पे क्या कर सकती है, क्योंकि उन्होंने एक तो फैसला जारी किया, एक रिपोर्ट दी है वफाकी हुकूमत को। अब जो कानून है उसके तहत वफाकी हुकूमत 15 रोज के अंदर जो है वो डिक्लेरेशन इनको डिक्लेयर कर सकती है और उसका गैजेट नोटिफिकेशन कर सकती है। जो माहिर कानून है उनसे बात हुई है मेरी, वो ये कहते हैं कि उसके फिर 15 दिन के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना, तो डिक्लेयर तो वफाकी हुकूमत कर सकती है इस रिपोर्ट की बुनियाद पे, ये कहते हुए कि वो सेटिस्फाई हैं कि ये फॉरेन एडेड पार्टी है। ये कह सकते हैं, वो कहते हैं नहीं कहते हैं एक अलग बात है। लेकिन तहरीक इंसाफ इस मुकदमे में, इस केस में बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। बाकी जो जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे ताज्जुब हुआ सुबह भी सुनकर, और फिर अभी असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर भी ताज्जुब हुआ। आप दूसरी जमातों पे बिल्कुल इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस केस में अपना दिफा साबित करना पड़ेगा। इस केस के अंदर आपको, चाहे वो चैलेंज करें आप इस फैसले को या नहीं करें, लेकिन इस फैसले के नतीजे में इस फैसले का दिफा आप जो है जाके अपील में कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल फैसला, गैर मामूली फैसला है। मेरा ख्याल है कि हम अगर इस हवाले से देखें, सियासी जमातों के हवाले से,
तो मुझे ये बड़ा मुनफरिद सा फैसला नजर आता है। लिहाजा अब जो तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल ये बात स्ट्रेस कर सकती है कि जी अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी जो फंडिंग केसेस हैं उनका भी फैसला किया जाए। तो शाजिब साहब ऐड कर दूं मैं, ठीक है, ये जी शाजिब साहब जी मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर फिर एतराज उठाया गया और अदालत का हवाला दिया गया कि अदालत ने बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा और फिर अदालत जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अब से सिर्फ और सिर्फ ये 16 जून 2022 का फैसला है, कोई 1.5 महीने पहले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि हमारे पास इस मामले पर शक की कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में तमाम जमातों से यकसा बर्ताव होगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जिससे जाहिर हो कि अपील कुनंदा से मुख्तलिफ सलूक किया गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुख्तलिफ सलूक किया गया। यह मुनासिब नहीं होगा कि अदालत गैर मुसद्दिका खदशात पर इलेक्शन कमीशन को हिदायत दे। हम खुद कायल नहीं हुए, अदालत कह रही है कि हम खुद कायल नहीं हुए कि तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से तासुब का शिकार रही है। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त में निपटाएगा। ये बार बार हमने देखा है कि इमरान खान साहब भी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि अदालत ने कह दिया कि तमाम को एक साथ अदालत ने देखना है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने देखना है, एक तो अदालत ने ये नहीं कहा। फिर और अदालत ने बाकायदा तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ अदालत में यह साबित नहीं कर सकी है कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ तासुब कर रहा है। 1.5 महीने पहले का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जब तहरीक इंसाफ एक बार फिर कोशिश कर रही थी कि यह फैसला ना आए, तमाम जमातों के साथ आ जाए या फिर कुछ ऐसा मामला हो जाए। ये सिर्फ 1.5 महीने पहले की बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट